अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। हकीकी आज़ादी का राग अलापने वाले तहरीक-ए-इंसाफ के बानी और चंद कलीदी रहनुमा यूं तो बहुत पहले से ही दरपर्दा अमरीकी हिमायत के लिए कोशिश कर रहे थे, जिनमें पीटीआई को सपोर्ट करने वाले बैरूनी एजेंट भी गाहे बगाहे बानी तहरीक-ए-इंसाफ की हिमायत करते दिखाई देते थे। लेकिन अब ये किरदार तकरीबन खुलकर सामने आ चुके हैं। जिन्होंने कौम को गैर मुल्की आकाओं से आज़ादी दिलवानी थी, अब खुलकर उन्हीं आकाओं से पाकिस्तान मुखालिफ बयानात दिलवाने के लिए भीख मांगते और मिन्नतें करते दिखाई दे रहे हैं। इनका बज़ाहिर मकसद सिर्फ और सिर्फ मुल्क को डिफॉल्ट कराना और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का झूठा प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान को आलमी पाबंदियों में जकड़ना है। इस मकसद के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़मान पार्क में बैठकर आलमी मीडिया को गलत मालूमात फराहम कर रहे हैं, तो उनके कुछ हिमायती जो बैरून मुल्क मुकीम है वो वहां मजबूत लॉबिंग के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ बयानात दिलवाकर आलमी तौर पर पाकिस्तान को जकड़ने के मंसूबे पर अमल पैरा है। पाकिस्तान इस वक्त माशी और सियासी बहरानों में घिरा हुआ है। आम आदमी के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, लेकिन अवाम की परवाह किए बगैर तहरीक-ए-इंसाफ के हामी अरकान बैरून ममालिक में अपने ही मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। ये इंसानी हुकूक की बुनियाद बनाकर पाकिस्तान से GSP+ स्टेटस छीनने की ख्वाह है, जिसका जायजा आइंदा चंद महीनों में होने वाला है। इसके अलावा अमेरिका की जानिब से दी जाने वाली फौजी इमदाद भी रुकवाने के ख्वाहिशमंद है और उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस अरकान इस सिलसिले में उनकी मदद करें। 86 कांग्रेस अरकान के दस्तखत शुदा खत के बाद अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान से मुताल्लिक करारदाद लाने के लिए मदद मांगी जा रही है। पीटीआई और फिर ओवरसीज चैप्टर की ताज़ा तरीन वारदात यह है कि पीटीआई अमेरिका के सदर आतिफ खान ने वफ्द के हमरा ग्रेग केसार से मुलाकात की और इस मुलाकात में इंसानी हुकूक की आड़ में तहरीक-ए-इंसाफ की मदद करने की अपील की है। ग्रेग केसार से मुलाकात में पीटीआई अमेरिका के सदर आतिफ खान का कहना था कि कांग्रेस के 86 मेंबरान ने हमारी पिटीशन पर दस्तखत किए हैं, हम चाहते हैं कि आप भी इसका हिस्सा बने। हैरत अंगेज तौर पर पीटीआई अमेरिका चैप्टर की जानिब से मदद मांगने के जवाब में ग्रेग केसार ने भी उनका साथ देने का इंदिया दिया और कहा कि आप मुझ पर इन्हिसार कर सकते हैं। मैं कांग्रेस में सवाल उठाऊंगा कि अमेरिका कैसे पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर सकता है। कांग्रेसमैन पाकिस्तान कम्युनिटी को कमिटमेंट दे रहे हैं। पीटीआई के वो लॉबिंग करने वाले लोग जो जाके कांग्रेसमैन से मिलते हैं, वो कमिटमेंट्स लेके आते हैं और फिर वो कहते हैं कि वो कांग्रेस के अंदर ये मामला उठाएंगे। ये पहली बार नहीं है कि पीटीआई की जानिब से बैरून मुल्क अपने ही मुल्क के खिलाफ लॉबिंग की गई हो, बल्कि ये सिलसिला साइफर साजिश के बयानिए के साथ ही शुरू कर दिया गया था, जिसमें तहरीक-ए-इंसाफ की हिमायत में लॉबिंग और पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ एक्शंस लेने के लिए दबाव डालने के हरबे आजमाए गए। तहरीक-ए-इंसाफ दौरे हुकूमत के वजीर खजाना शौकत तरीन की दोनों सूबों की वज़राए खजाना के साथ IMF पैकेज के हवाले से गुफ्तगू भी इसी प्लान का हिस्सा थी, जिसका मकसद मुल्क को डिफॉल्ट कराना और IMF पैकेज को रुकवाना था। और इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से की जाने वाली यह कोशिश आज तकरीबन कामयाब हो चुकी है। हुकूमत IMF के साथ नाक से लकीरें तक निकाल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी IMF हमें पैसे देने से गुरेजा है, इनकारी और बराह रास्त मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बयानबाजी कर रहा है। IMF पैकेज को नाकामी से दो चार कराने के हवाले से एक साल कबल तहरीक-ए-इंसाफ ने क्या प्लानिंग की थी, वो आपके सामने एक बार फिर आपको सुनवाते हैं। क्या आगे उसके बीच में सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट बना लेना आप, दूसरे तो आपने पहले बनाए हुए हैं, वो बनाएंगे कि जो फ्लड्स आए हैं इन्होंने पूरे उसका बेड़ा गर्क कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा का, तो हमें वहाँ उसको रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। ठीक है ना, मैंने जरदारी को भी कह दिया, उसने भी यही कहा कि जी बहुत हमें तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जैसे इट्स ब्लैकमेलिंग टैक्टिक, पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने तो नहीं छोड़ने, आई डोंट नो लगारी ने छोड़ने तो उससे भी नहीं छुड़वाएंगे ना आज। लेकिन हमने करना यह है ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे ना, ताकि ये है कि पता तो चले एक्चुअली हमारे से आर्म ट्विस्टिंग करके जो पैसे रखवा रहे थे वो पैसे हमने अभी कह देना है कि जनाबे वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। यही लिखना है आपने और कुछ नहीं करना। तो वो जो है ना, दैट्स ऑल वी वांट कि वो उनको इनके ऊपर जो प्रेशर पड़े, ये अपना खींच रहे हैं, हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं और ये बिल्कुल स्पॉट फ्री जा रहे हैं, वो नहीं होने देना ना हमने। तहरीक-ए-इंसाफ अपने अवाम और इदारों से रुजू करने की बजाय अपना सियासी झगड़ा उसे इंसानी हुकूक का मसला बनाकर आलमी तौर पर उछालने में दिन रात एक किए हुए है। इसकी मिसाल हमें शहबाज गिल की पिछले एक माह में मसरूफियत से भी मिलती है। शहबाज गिल ने महज चंद रोज में
तकरीबन 9 अप्रैल से 9 मई तक अमेरिका के 9 मुख्तलिफ ओहदेदारों से मुलाकातें की और पीटीआई के हक और पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से लॉबिंग की है, जिसके बाद अब उन्होंने बतौर अमरीकी शहरी खुद को पीटीआई का फॉरेन एजेंट रजिस्टर करा लिया है। अमरीकी जस्टिस डिपार्टमेंट की जानिब से शहबाज गिल को रजिस्ट्रेशन नंबर जारी कर दिया गया है। इसके अलावा अमरीका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों की एक बड़ी तादाद जो खुद को पीटीआई यूएस कहती है, वो बार बार बाइडन इंतजामिया पर यह भी जोर दे रही है कि वो इन तमाम पाकिस्तानियों को वीज़ा देने से इनकार करें जो मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और जमहूरियत डीरेल करने में मुलव्विस है। पीटीआई के ये हामी अप्रैल 2022 में हुकूमत के खात्मे के बाद से मुहिम चला रहे हैं। दो महाजों पर अमरीकी कांग्रेस और इंतजामिया पर काम कर रहे हैं। अव्वल वो हुकूमती अहदेदारों पर मुख्तलिफ पाबंदियों की ख्वाहिशमंद है और दोम ये भी चाहते हैं कि वाशिंगटन पाकिस्तान पर दबाव डालने के जल्द अज जल्द शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। इसके अलावा पीटीआई के हामियों ने स्कॉटलैंड में भी गुज़श्ता हफ्ते एक मुजाहरा किया तो कानून साजों पर जोर दिया कि वो हुकूमत की जानिब से उनकी जमात के खिलाफ शुरू किए गए क्रैकडाउन का नोटिस लें। पीटीआई की जानिब से आलमी सतह पर जारी इस प्रोपेगेंडे की रोक टोक के लिए कोई खास इकदाम अब तक सामने नहीं आया और ना ही कोई ऐसी कोशिश की गई है जिससे पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के प्रोपेगेंडे की नफी हो सके, जो यकीनन हुकूमत की नाकामी है। अब पुलों के तले से काफ़ी पानी तो पहले ही बह चुका है। इसके बाद अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए इस प्रोपेगेंडे का जवाब दिया और कहा है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। चेयरमैन पीटीआई का इंसानी हुकूक से मुतालिक प्रोपेगेंडा झूठा है। 9 मई को रियासती रेड पर हमले में मज़मूम इरादे और मकासद शामिल थे। दुनिया का कोई भी मुल्क अपनी सालमियत के खिलाफ हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ये जिस अंदाज में प्रोपेगेंडा चल रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रैटेजी होती है, जो ज़मान पाक से फ्लोट करती है और फिर अक़वाम में जाती है, ये सारा मामला होता कैसे है, इसका प्रोसेस क्या होता है, बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चौहान साहब, सबसे पहले तो आपके बड़े दोस्त रहे शहबाज गिल साहब, उन्होंने अपने आप को अमेरिका में एक फॉरेन एजेंट के तौर पर रजिस्टर करा लिया है ताकि वो लॉबिंग कर सके, कांग्रेस के लोगों से मुलाकातें कर सके। तकरीबन 86 लोगों के दस्तखत लिए जा चुके हैं और फिर अमेरिका जो इमदाद करता है, खासतौर पर फौजी मदद है, उसको भी रोकने की एक मजमूम कोशिश की जा रही है। तो ये शहबाज गिल साहब को प्लांट किया है पीटीआई ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला तो रेहान, आप अपने इंट्रो के अंदर जो आपने मुनहरफ कारकुन या मुनहरफ रहनुमा कहा, उसको आप दुरुस्त कर लें। मुनहरफ नहीं, साबका रहनुमा है ना। आइंदा से कम आप जब कभी मुखातिब करें तो कम से कम ये कह के आप चलिए साबिका रहनुमा तहरीक इंसाफ फैज़ल हसन चौहान साहब, आई टेक माय वर्ड्स बैक सर। कोई 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 दीन मज़हब नहीं है कि कोई उससे कोई नाराज़ कर ली है। अच्छा, दूसरा आपने जो बात रखी, मैं आज आपके प्रोग्राम की वसातत से बड़ी डिटेल के साथ पिछले 1.25 साल के अंदर जो मुल्क दुश्मन ताकतों की प्लानिंग के मुताबिक और उसकी शय पे पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के ज़रिए से एक 5th जनरेशन वॉर, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जनाब करके पाकिस्तान के अंदर रियासत फ़ौज के ख़िलाफ़ आवाम के दिलों में जो नफ़रत पैदा की गई है, मैं आज उसके ऊपर कुछ बात करूँगा। आप देख रहे हैं कि बहुत से फेक किस्म के, स्यूडो किस्म के, सो कॉल्ड किस्म की पोस्ट इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और टिकटॉक पे आपको नज़र आएंगी जो बुनियादी तौर पर रियलिटी बेस्ड नहीं होती, वो रियलिटी बेस्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती। मैं 3-4 एग्जांपल्स आपके सामने रखूँगा। एक एग्जांपल आपके सामने 9 मई का वाक़या हुआ। 10 मई को पार्टी लीडर ने जनाब एक ट्वीट की कि उसके ऊपर जनाब जनाजे 6-7 उठाए गए। उसने कहा जी ये देखे कोई पटग्राम या पता नहीं किधर का रिमोट एरिया KPK का बताया कि यहाँ पर फ़ौज की फायरिंग से जनाब बंदे शहीद हो गए। वो बाद में इन्वेस्टिगेशन की गई और किसी दूसरे टीवी चैनल ने शाम को जब इसकी कट्ठा छट्टा खोला कि ये तो हज़ारा बरादरी के जो कोयटा के अंदर उनके ऊपर जुल्म होता है हर साल दूसरे साल, और उसमें जो शहीद होते थे उनके जनाजे थे, उसने फ़ौरन जनाब वो डिलीट कर दिया। दूसरी एग्जांपल आपके सामने रखूं, 9 मई वाले दिन शाम को एक फ़ोटो चलाई जाती है बर्मा के बॉर्डर के ऊपर। जनाब वो कुछ लोग जो है ना वो तारकीन वतन बर्मा में दाखिल होना चाहते हैं, तो बर्मन जो फ़ौज थी और जो फोर्सेस थी वो उनको रोक रही हैं और उसके ऊपर जनाब एक पूरा ऐसे लग रहा था जैसे गुत्थम गुत्था है और हज़ारों लोग जनाब फोर्सेस के साथ। कहा गया जनाब के कश्मीर हाईवे के ऊपर हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पाकिस्तान की अवाम बाहर आ गई। वो बाद में पता चला यार वो फेक था। फिर तीसरी मिसाल आपके सामने, पार्टी लीडर जनाब बड़े ही
चहक कर और बड़े ही एतमाद के साथ और बड़े ही मज़े लेके कहता है कि मैं आपको सरप्राइज़ दूंगा कि ख़वातीन के साथ जेलों में रेप हो रहा है और जनाब उसकी जनाब आपकी डिटेल आ जाएगी। वो ख़वातीन पेशी के ऊपर आज से 4 दिन पहले बाहर आई, उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर तो किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं। चौथा केस मैं आपके सामने एक रखता हूँ, उन हज़ारों पोस्ट और हज़ारों जो इस किस्म के जनाब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है कि 10 या 11 तारीख को इस्लामाबाद के अंदर इसी पार्टी के जनाब स्टूडेंट विंग का एक लड़का कमर वो मारा जाता है। कहा उसको बुनियाद बना के पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो इस पार्टी से मुतल्लिक़ थे उन्होंने इंसानी हकूक़ की तंजीमें और जितनी ओवरसीज़ जनाब आपकी हुकूमतें थी जनाब यूरोप और अमेरिका और इंग्लैंड, वहाँ पर रियासत और फ़ौज के ख़िलाफ़ एक तूफ़ान बदतमीज़ी मचा दिया कि रियासत और फ़ौज ने इस नौजवान को मार दिया। वो 3 दिन पहले जनाब इस्लामाबाद पुलिस के आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये तो गैरत के नाम पे कत्ल था। उस लड़के का किसी खातून के साथ जनाब नाजायज़ ताल्लुक़ थे, उस खातून के मियाँ ने अपने जनाब दोस्तों के साथ मिलकर उसको मार दिया। वो खातून का मियाँ भी पकड़ा गया, उसके दोस्त भी पकड़े गए। रेहान हज़ारों मसाले हैं ऐसी जो पिछले 1.25 साल से इस सोशल मीडिया के चारों अकाउंट्स के ज़रिए से पाकिस्तान की आवाम के दिल और दिमाग के अंदर फ़ौज और रियासत और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने के लिए इसी पार्टी के सोशल मीडिया जनाब आपके विंग्स ने जनाब इसको इस्तेमाल किया। और ये सोशल मीडिया का क्या सिस्टम है ये भी मैं आपके सामने रख दूँ। जनाबे वाला एल्गोरिदम बने हुए हैं। मैं ख़ुद एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, थोड़ी सी इन चीज़ों को समझता हूँ, मीडिया पर्सन हूँ। मैं पाकिस्तान की आवाम को देसी स्टाइल में जना ये सारी चीज़ें समझाऊँगा। ये जो आपके चारों अकाउंट्स हैं, टूल्स हैं सोशल मीडिया के, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टा है, टिकटॉक है, इनके तमाम जो सर्वर्स हैं वो बाहर के ममालिक में जनाब यूरोप और अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर जनाब मौजूद हैं। वहाँ पे सर्वर्स के अंदर पिछले 1.25 साल के अंदर कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स बनाए गए जिसको फार्मूले कहते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, सॉफ्टवेयर कह लो, प्रोग्रामिंग कह लो, वो कर दी गई उसके अंदर कि जब भी कोई इन चारों अकाउंट्स पे कोई पोस्ट आएगी, एंटी फ़ौज होगी फ़ौरन वायरल होगी, एंटी पाकिस्तान की रियासत होगी फ़ौरन वायरल होगी, प्रो जनाब इस पार्टी की होगी तो जनाब फ़ौरन वायरल होगी, ज़रा सा जनाब प्रो पाकिस्तान होगी या प्रो फ़ौज होगी उसको जनाब बिल्कुल डिक्लाइन कर दिया जाएगा, कर्टेल कर दिया जाएगा। ये इस अंदाज से। और फिर आपके बाहर बैठे इसी पार्टी के जनाब वो जबरान इलियास नामी जो सोशल मीडिया हेड है और फिर बाकी पूरी टीम है और 30,000 के करीब जनाब पेड बेचारे बच्चे हैं, उनको इस्तेमाल करके और फिर पूरा ये एल्गोरिदम्स और पूरा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से 1.25 सालों में पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ और रियासत के ख़िलाफ़ एक नफ़रत का तूफ़ान बदतमीज़ी, जाली, गलत, फेक किस्म की जनाब पोस्ट चढ़ा के, जिनमें से 5 मसाले मैंने आपके सामने रखे हैं, हज़ारों मसाले मौजूद हैं आज। हाँ चौहान साहब, ये राज मुझ पे वैसे आज मुनकशिफ हुआ है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अब आपने क्योंकि खामोशी तोड़ी दी है, अब ये कुफल तोड़ा है, तो जितनी मिसालें आपने रखी हैं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की है, मनफी प्रोपेगेंडे की है, मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे की और झूठ की है जो पार्टी के कायद की तरफ से फ्लोट होता है। फिर आप जो सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट ऐसे शख्स को दिया जाता है, आप इत्तफाक करते हैं या आप ये मुतालबा भी करते हैं कि ये जो सादिक और अमीन की स्टैंप है, ये सर्टिफिकेशन है? मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि सादिक और अमीन एक ही ज़ात है, किसी शख्स के लिए सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, तो जस्टिफाइड था। देखो, मैंने रेहान, मैं फ्रॉम डे फर्स्ट से 21 मई को मैं बाहर आया, 22 को, उस वक्त से लेके अब तक मैंने एक बात कही है, मुझे पार्टी लीडर की ना ज़ाती ज़िंदगी से कोई गर्ज़ है, ना खानगी ज़िंदगी से कोई गर्ज़ है, ना उसकी प्राइवेट ज़िंदगी से कोई गर्ज़ है, ना उनकी मिसेस से कोई गर्ज़ है, ना उनके ऊपर करप्शन के जो स्कैंडल है उनसे कोई गर्ज़ है। मुझे गर्ज़ उससे है कि जिससे मेरा पाकिस्तान लुट गया, जिससे मेरी धरती माँ लुट गई, जिससे मेरे मुल्क की फ़ौज और रियासती अदारों को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम कर दिया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान कमज़ोर हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकानमी और मईशत का सत्यानाश हुआ। फिर जो चीज़ें मैं समझता और जानता था और मुझे महसूस होती थी कि किस तरह फ़ॉरेन एलिमेंट्स, फ़ॉरेन एजेंसियाँ, मुल्क दुश्मन एजेंसियाँ सोशल मीडिया के इस दज्जाली चौहान साहब कथा कलामी के लिए माजरत, एक मुख्तसर सा अज़ान मगरिब का वक्फा है, मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, अज़ान मगरिब सुनते हैं, उसके बाद में आपकी तरफ वापस से वक्फा लेते हैं। अज़ान मगरिब। वेलकम बैक। फयाजुल हसन चौहान साहब, आज बानी तहरीक इंसाफ जनाब
और उनके जो हामी हैं वो अमेरिका से मदद मांग रहे हैं और कांग्रेसमैन स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि जाके कांग्रेस के अंदर आवाज़ उठाएंगे, पिटिशंस जो है वो साइन कराई जा रही हैं। तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कि उस वक्त जो हराम मुदाखलत थी, आज वो अमरीकी मुदाखलत हलाल हो जाएगी? और फिर इंसानी हुकूक की बात की जा रही है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। तो जो कश्मीर में होता है, बहरुल काहिल के साहिल पर चंद मुर्गाबियाँ मरती हैं तो अमन के लंबरदारों की जो इंसानी हुकूक के हिस्से वो जाग जाती है। आपको लगता है कि ये इंसानी हुकूक का मामला है इस वक्त? देखें, जहाँ तक तो शहबाज गिल की बात है, ये फॉरेन एलिमेंट है। मैं इस लफ्ज़ से लोग बहुत कुछ समझ जाएंगे। वो फॉरेन एलिमेंट है, उसका एक एजेंडा था। वो जब आया था पाकिस्तान में, मैंने उसी वक्त पार्टी के अंदर भी लोगों को कह दिया था और मैंने बाखबर हलकों को भी बता दिया था कि ये एक फॉरेन एलिमेंट है जिसका कोई अता पता ही नहीं है। आप डिजकोर्ट में चले जाएं, उसके पूछें उसका बाप किधर है, बाप कौन था, किसी को नहीं पता। ठीक है, वो जिस एजेंडे पे है वो अपना काम कर रहा है, जो उसकी ड्यूटी फॉरेन एलिमेंट्स ने लगाई है। और अब सिंपल सा एक सवाल पूछूंगा, पेंटागन के ऊपर हमला हो जाए, इंडिया के आर्मी के जनाब हेडक्वार्टर पे हमला हो जाए, किसी मुल्क की आर्मी की इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला हो जाए, उनके शहदा की जनाब जो तारीख़ी मकामात हैं उनके ऊपर हमला हो जाए या उनकी तनसीबात पे हमला हो जाए, कौन सा मुल्क है कि जो इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करेगा? कौन सी रियासत है जो इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करेगी? और फिर पाकिस्तान जैसा मुल्क जो एक दिफाई मुल्क है, हमारे चारों अतराफ़ से जनाब हमें एक ऐसे ममालिक के साथ हमारी हमसायगी है कि जिसके साथ हमारे कोई भी आइडियल ताल्लुकात ज़िंदगी में कभी नहीं रहे, और पाकिस्तान अपने सर्वाइवल की जंग फ्रॉम डे फर्स्ट से लड़ रहा है, और स्पेशली इंडिया, और फिर उस साइड से अफ़गानिस्तान, फिर उस साइड से ईरान। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की आर्मी के जो पाकिस्तान की मिडिल क्लास की एक नुमाइंदा अदारा है, जहाँ मेरे और आप जैसे पढ़े लिखे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हत्ता के पुअर क्लास के बच्चे वो मेरिट के ऊपर सेलेक्ट होके लेफ्टिनेंट से लेके जनरल तक जो है ना वो पहुँचते हैं। वो अदारा जो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करता है, जो वो अदारा जिसके बच्चे और जवान वो ख़त अव्वल के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर जो है वो हमारी पूरी कौम की जनाब वो नुमाइंदगी करते हुए वो जागते हैं और हम सोते हैं। आज भी मेरा बच्चा जो है वो राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर जो है वो ड्यूटी दे रहा है और वो जागते हैं और मैं सोता हूँ और पूरा पाकिस्तान सोता है। और इस तरह लाखों बच्चे हैं जना जो पाक फ़ौज के और जवान हैं और अफसर हैं। अगर उनके ऊपर हमला हो और हमले की बुनियाद पे अगर किसी किस्म की कोई एक्टिविटी हो, तो शहबाज गिल जैसा फॉरेन एलिमेंट वो वहाँ जाके ये लॉबिंग करे कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, पाकिस्तान की फ़ौजी इमदाद के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, पाकिस्तान के जनाब माशी तौर पे पेच पुर्जे कसे जाएं, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ा ब्लंडर और कौन सा हो सकता है। तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ हैं सोशल मीडिया से लेके फिर जनाब आपकी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो सारी एक जनाब पूरी लॉट है कि जो रियासत को और पाकिस्तान के रियासती अदारों को और पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करने के एजेंडे पे 1.25 साल से थी और अच्छी खासी कामयाब हुई है। मेरे कागज़ों से पूछें, मैं एक अवामी आदमी हूँ और सारी चीज़ें देखता हूँ, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक्टिव तरीन हूँ। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मैंने अपनी पूरी लाइफ में मुल्क दुश्मन ताकतों को इतना कामयाब नहीं देखा जितना मैंने इस पिछले 1.25 साल के अंदर उन्हें देखा कि उन्होंने पाकिस्तान की आवाम इस वक्त जनाब जिन हालात के अंदर है। और ये हमारा चैलेंज है, आपके लिए चैलेंज है, मेरे लिए चैलेंज है कि हमने उस 5th जनरेशन वॉर में दोबारा मुल्क दुश्मन ताकतों को शिकस्त देनी है, जिसने पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के नाम पर, जिसने पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन शहरियों को बुनियाद बनाकर, जिसने पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन नौजवानों को अपना टूल बना के, जिसने पाकिस्तान की सबसे मुहिब्बे वतन जमात कि जिसका हर छोटे लेवल का बड़े लेवल का लीडर जो है वो एक मुहिब्बे वतन शहरी था और है, उसको इस्तेमाल करके पाकिस्तान की जो है वो तबाही और बर्बादी का समा बना दिया। हमने उसके खिलाफ जंग लड़नी है, लोगों को हकायक बताने हैं। चौहान साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सोशल मीडिया पे ये 5th जनरेशन वॉरफेयर हमारे गले कैसे पड़ गई? आहिस्ता आहिस्ता ये जो जिन लोगों के हाथ इतने मजबूत हो गए हैं, जो विद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आप कह रहे हैं 1-1.5 साल के अंदर खासे स्ट्रांगली आए हैं, अब उनके खिलाफ स्टर्न एक्शन हो रहा है, लेकिन आपको लगता है कि एक्शन होते होते काफ़ी देर हो गई, काफ़ी नुकसान किया इन्होंने? हाँ, मैं आपकी बात से 100% मुत्फिक हूँ। मैं आपको बताता हूँ ये 5th जनरेशन वार क्यों आगाज़ हुआ। 1998 के अंदर रेहान जब पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया तो उस वक्त मुल्क दुश्मन ताकतों ने तय किया
कि इस पाकिस्तान को और इस मुल्क को कि जो जोग्राफिकली भी सबसे इम्पॉर्टेंट जनाब एक स्ट्रेटिकल पोजीशन रखता है, जो एटम बॉम्ब रखता है, इसको अब हम जंग करके जनाब शिकस्त नहीं दे सकते। अब इसको शिकस्त देना है तो हमने सबसे पहले इसकी फ़ौज और आवाम के दरमियान जनाब खलीज पैदा करनी है। यही खलीज आप देख लें कि यमन, लेबनान, सीरिया, इराक, वहाँ पर पैदा हुई, वहाँ पे फ़ौज कमज़ोर हुई, वो मुल्क तबाह हो गए। मिस्र में फ़ौज मजबूत थी, वो मिस्र आज भी कायम है। इन्होंने पाकिस्तान के हवाले से ये प्लान बनाया कि फ़ौज और आवाम के दरमियान एक खलीज और एक दुश्मनी और एक नफ़रत का माहौल बनाया जाए। आप यकीन जाने उन्होंने 25 साल बड़ा स्मूथली इसके ऊपर काम किया। बड़ी लंबी स्टोरी है, मैं आपके प्रोग्राम के अंदर नहीं अभी इसको बता सकता, लेकिन मैं शॉर्टकट करके इसको मैं आपके सामने रखता हूँ कि उन्होंने इस प्लान को आगे बढ़ाते एंड पे आके ये जो सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के अंदर मनीटाइजेशन, एक बात अपने जहन में रख लें, पिछले 3-4 साल 5 सालों में पाकिस्तान में एक मनीटाइजेशन का कंसेप्ट लाया गया। अब मनीटाइजेशन ये है कि जिधर पाकिस्तान की पॉपुलर स्टैंस और नैरेटिव होगा, चाहे वो मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा हो या ना कर रहा हो, जो पॉपुलर नैरेटिव होगा उसी के ऊपर यूट्यूबर, उसी के ऊपर ब्लॉगर, उसी के ऊपर एंकर, उसी के ऊपर तजियागार अपने यूट्यूब, अपनी फेसबुक, अपने उसके ऊपर जनाब अपने वीलॉग्स चढ़ाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअरशिप गेन करेगा। उधर से जनाब आपकी एल्गोरिदम्स बने होंगे, जनाब जितने आपके टूल्स हैं इन सोशल मीडिया उनके जनाब सर्वर्स में, ऊपर से पूरी एजेंसियां उसको जनाब बाहर की कंट्रोल कर रही होंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साथ चल रही होगी, उसके तहत उस नैरेटिव को प्रोमोट किया जाएगा और फिर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअरशिप की बुनियाद पे कोई 30 लाख, कोई 20 लाख, कोई 1 करोड़ वो महीने का कमा रहा होगा, उसको इससे कोई गर्ज नहीं होगी कि उसकी इस कमाई की वजह से पाकिस्तान की आवाम और नौजवानों का मजाज और तबीयत जिस साइड पे जा रहा है वो मुल्क और कौम की तबाही और बर्बादी के अलावा कोई नहीं है। इस मनीटाइजेशन को लॉन्च करके अब क्या हुआ, हर रोज़ एक पैनिक और हरासमेंट के ऊपर मबनी हज़ारों लोग पिछले 1.25 साल से जनाब वीलॉग चढ़ाते थे। इमरान जनाब पार्टी लीडर ने ये कर दिया, पार्टी लीडर ने वो कर दिया, आर्मी चीफ ने फलां कर दिया, ISI चीफ का ये हो गया, उसका फलां हो गया, पांसा पलटने लगा, तख्ता उलटने लगा, पार्टी लीडर तबाही करके रख देगा अदारे की, फला फला अजीबो गरीब तूफान बदतमीजी। लोग उसको देख रहे हैं, जब देखते हैं तो जनाब उसके ऊपर मनीटाइजेशन होती है। इस कमर्शियल एस्पेक्ट ने न्यूज़ को नॉइज में बदल दिया, क्रेडिबिलिटी को कियोस पे बदल दिया। बिल्कुल ठीक है, आप चौहान साहब काफी टेक्निकल इंसाइट इसके ऊपर हो गई। ये जो पॉलिटिकल इंसाइट है खासतौर पे व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, इस वक्त जो जोड़ तोड़ की सियासत हो रही है, ग्रुप्स की सियासत हो रही है, तकसीम की सियासत हो रही है, आपके नजदीक इसका सबसे ज्यादा फायदा इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम कौन उठाएगा, कौन मजबूत हो रहा है इससे? देखें, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर और एक अल्लाह पाक के करम से एक बाखबर आदमी हूँ, नून लीग की कोई वर्थ नहीं है आवाम के अंदर। ठीक है, उसका एक वोट बैंक है, लेकिन आवाम उनकी परफॉर्मेंस की वजह से जो है ना वो कोई उनसे मुतमईन नहीं। PTI ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी, पार्टी लीडर ने और उसके जो बशीरान थे उन्होंने ऐसा जनाब 9-5 किया कि उसके बाद की सूरत हाल आपके सामने है और अगले 2 महीनों के अंदर आपको मज़ीद सूरत हाल खुल के सामने आ जाएगी। जो लोग इस वक्त डबल गेम कर रहे हैं पार्टी के अंदर, वो सारे के सारे जो है ना एक साइड पे जो है ना बिल्कुल सीधा बदरा हो जाएंगे अगले 15, 20, 30 दिनों के अंदर। और उनका भी कोई एक अपना, और फिर उसमें से जो निकल गए हैं कुछ, जहांगीर तरीन साहब अपना जनाब कोई जोड़ तोड़ और कोई राब्ते वगैरह सारा कर रहे हैं, डबल गेम लगे हुए हैं कि यार पार्टी भी छोड़ दें। अब देखा ना, इस वक्त पार्टी लीडर की जगह पार्टी संभालने के लिए मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 4 किस्म के लोग काम कर रहे हैं। 4 किस्म के। शाह महमूद कुरैशी साहब का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनता है, ठीक है, उनके मुतालिक डिक्लेयर भी किया था पार्टी लीडर ने, लेकिन उनको बाकी लोग हैं, उनकी मिसेज हैं, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो भी जनाब पीछे से पार्टी संभालने के लिए पूरा प्रोग्राम बना रही हैं। वो भी इस दौड़ में है कि अगर वो जेल जाते हैं, चेयरमैन फारिग होते हैं तो वो आ जाए इस नशीब। हाँ, वो भी उम्मीदवार है। हाँ, अच्छा, वो आ जाए, वो भी है। शाह महमूद कुरैशी साहब तो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बनते हैं मेरी राय में, वो भी हैं। वो उनकी पूरी कोशिश है कि यार मैं ना कोई ऐसा सिलसिला करूं, ठीक है जी, और पार्टी में ले लूं। तीसरी जनाब पार्टी लीडर की बहनें हैं मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, उनमें से भी कोई एक आध है कि जो इस तैयारियों में है कि अगर जनाब पार्टी लीडर पकड़े जाते हैं तो जनाब वो आगे लीड करें। चौथा एलिमेंट एक इंतहाई मज़हका खेज़
वो करैक्टर है हसन न्याजी, जिसने जना हाउस, कोर कमांडर हाउस में डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी पे खड़े होके जो खराफात और जो हरकत की थी, शर्म से सर झुक जाता है कि उसने कोर कमांडर की वर्दी को जिस तरीके से जना उसकी तज़हीक की वहाँ पर, और फिर वो गोलियाँ उछाल के जिस तरीके से उसने थ्रेट और जो हरकतें की और जो तोड़ फोड़, वो कहता है जी कि मुझे पार्टी लीडर ने कहा हुआ है कि मेरे बाद तूने पार्टी को जनाब लीड करना है। अब ये 4, 5, 6 किस्म के एलिमेंट्स हैं कि जो इस वक्त इसमें लगे हुए हैं, लेकिन अभी इलेक्शन मुझे नहीं नज़र आता पाकिस्तान के अंदर के जनाब इस साल अगले साल तक इलेक्शन होगा, लेकिन उससे पहले सब चीज़ें आवाम के सामने आएंगी ना। इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों की खबर नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। 1.25 साल पाकिस्तान की मुहिब्बे वतन आवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ क्यों खड़ा किया गया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है रेहान भाई, अभी अरशद शरीफ के कत्ल का जना मुहिमा हल होना है। वो जब मुहिमा हल होगा, बड़े बड़े लोगों के कानों के नीचे से धुआं निकलेगा, पूरी पाकिस्तानी कौम के पाँव के नीचे से जनाब ज़मीन खिसक जाएगी जब उन्हें पता चलेगा कि असल कहानी क्या है। फिर दूसरा एक मुहिमा हल होना है कि जो इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, जब उसकी सारी डिटेल पता चलनी है ना कि वो किसने करवाया था और क्यों करवाया था और उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव थे, तब भी लोगों को जनाब समझ आ जाएगी कि यहाँ हो क्या रहा है। तो कहने का मकसद ये है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी की जरूरत है। जौहर साहब, इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करें तो ये मामला कहाँ पे जाता है? पर होने वाले कातिलाना हमले, अरशद शरीफ वाले कत्ल का मामला, ये सारा मतलब इसका अगर कहें कि खुरा कहाँ पहुँचता है? सारा मामला था पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना। मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ हाथ रखे हुए थे। जनाब नाअहल हुकूमत जो इस वक्त बरसे इक़्तिदार है वफाक के अंदर, उसके भी जनाब पर हाथ था, वो अपना काम करे। पार्टी लीडर के ऊपर अपना हाथ था कि वो अपनी एजिटेशनल पॉलिटिक्स, एग्रेसिव पॉलिटिक्स, फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत, ISI के ख़िलाफ़ नफ़रत, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत को परवान चढ़ाते रहे। ठीक है, बाकी सोशल मीडिया के ऊपर ये वाली 5th जनरेशन वॉर, और जनाब ये आपके आलमी सतह पे जो ये चारों जनाब आपकी सोशल मीडिया टूल्स हैं, इनके जो लीडरशिप थी जो ऑब्वियसली आलमी ताकतों के हाथ में है, उनके जनाब सर्वर्स के ज़रिए से एल्गोरिदम्स बना के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से और प्री प्लान 5th जनरेशन वॉर शुरू की हुई थी जो हर बंदा सारा दिन देखता था। अच्छा छोटी सी मिसाल, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। जी 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 बताइए। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, अभी पिछले दिनों एक जनाब वीडियो आई कि जनाब एक बंदे के पीछे को नेकेड करके, नंगा करके जनाब लोग उसके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं पीछे से जनाब उसकी बैक के ऊपर, और बिल्कुल कोने पे एक बंदा दिखाया हुआ है वर्दी में जनाब पाकिस्तान का झंडा लगा के, जैसे पाक फौज का जनाब वो बंदा कर रहा है। मैंने आपको बताया कि मैं कंप्यूटर प्रोफेशनल हूँ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आप यकीन जाने आजकल पूरी दुनिया के अंदर हज़ारों ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं कि जो फेक वीडियो, फेक ऑडियो, फेक फ़ोटो आप बना सकते हैं, और इस किस्म की फ़ोटोज़ बना बना के कितने दर्दमंद, मैं यकीन जाने मैंने साबका फौजी जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर देखे हैं कि जिनको अपने अदारे से जो है वो मुतनफ़र कर दिया गया इस किस्म की फेक वीडियोज़ और ऑडियोज़ चढ़ा के लगा के पाकिस्तान के अंदर। आई हैव टू वाइंड इट अप हियर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, साबिका रहनुमा तहरीक इंसाफ, कहते हैं मुनहरिफ कहेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे। साबिका रहनुमा तहरीक इंसाफ फ़याज़ुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ ही अगर किसी इमारत की बुनियाद में मसला हो तो कम से कम मेमार उस इमारत में नहीं रहते हैं, क्योंकि उन्हें असलियत मालूम होती है। जिस तरह भागमती के कुंबे को जोड़कर तहरीक इंसाफ बनाई गई थी, सभी जानते थे कि किसी की 26 साल मेहनत का नतीजा नहीं। ये इमारत ऐसी बेढंगी थी कि बनाने वालों ने भी बस ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की गारंटी दी थी। अब हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, इसको समझने के लिए आज से 5 साल पीछे जाकर तहरीक इंसाफ के हालात वाक़यात देखें तो आज के हालात समझ में आएंगे। ये एक ऐसी जमात जिसे एक सफ़े पर नाज था, आज वही सफ़ा फाड़ बैठी है, अब आके फाड़े खुद को तितर बितर होते देख रही है। लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ के मलबे से कोई नई इमारत खड़ी की जा सकती है?
सवाल यह भी है कि तहरीक इंसाफ अरकान की सियासत बेजारी से नून लीग या पीपल्स पार्टी को कोई फ़ायदा हुआ है? हाल ही में जहांगीर तरीन का मुतहर्रिक होना, काफली का एक बार फिर से खुद को मुनज़्ज़म करना, जरदारी साहब का पंजाब में डेरा डालना और तहरीक इंसाफ के अंदर नए कायद की तलाश के सारे ऐसे इशारे हैं कि अगले इलेक्शन में पंजाब को नून फतह करेगा, क्योंकि बाकी जगहों पर किसी न किसी हद तक चीज़ें तय हैं। इसीलिए सभी सियासी दरियाओं का रुख पंजाब की जानिब है। देखना ये कि तहरीक इंसाफ से छोड़ जाने वाले 100 से ज़ायद रहनुमा किस पलड़े में जाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि सारे खेल में पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी नून लीग अपने दरवाजे बंद किए खामोशी से मैच देख रही है। पीपल्स पार्टी और जहांगीर तरीन का सारा जोर जनूबी पंजाब पर है, जबकि सेंट्रल पंजाब और अपर पंजाब में तहरीक इंसाफ और नून लीग का कड़ा मुकाबला मुतवक्किल है। लेकिन ये सब उसी सूरत में है कि तहरीक इंसाफ की अगली शक्ल क्या बनती है। जिस हिसाब से तहरीक इंसाफ में टूट फूट है, सारी क़यादत या छुपी हुई है या मुकदमात का सामना कर रही है। देखना होगा कि ऐसे में इलेक्शंस तक क्या सूरत हाल बनती है। फिलवक्त सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी मालूम नहीं कि कौन कहाँ खड़ा है। असद कैसर कहते हैं कि वो PTI का हिस्सा है और चेयरमैन से राब्ते में है, जबकि कहते हैं कि वो जहांगीर तरीन से राब्ते में नहीं है, फवाद चौधरी के साथ राब्ते में। कोई राब्ता किया उन्होंने आपसे अभी तक? कुछ भी। फवाद चौधरी साहब ने राब्ता किया आपसे? चौधरी साहब वक्तन ये फैसल वाडा साहब किसके लिए काम कर रहे हैं? नो आइडिया, फैसल वाडा को पता होगा। खान साहब से कोई राब्ता है सर? तो जहांगीर तरीन से कोई राब्ता हुआ? कोई नहीं। फवाद चौधरी तो सर, फवाद चौधरी तो पार्टी से लोगों को ले जा रहे हैं, आपसे कोई वो राब्ता नहीं कर रहे? यार मैं PTI हूँ। अब फवाद चौधरी शाह महमूद के साथ राब्ते में है, तो ये एक ऐसी खिचड़ी है जिसकी समझ शायद तहरीक इंसाफ के वर्कर को भी नहीं है। अहम बात यह भी है कि जिस तरह की सियासी बिसात बिछ चुकी है, इलेक्शन का जल्द इम्कान मुमकिन है। लेकिन आज मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर इलेक्शन पर सवालिया निशान लगा दिया है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि इलेक्शन कब होंगे ये PDM का मुत्तफ़िका फैसला होगा। मौलाना क्या कह रहे थे वो भी आपको दिखाते हैं। अब है ये कि मुल्क की सूरत हाल क्या है। इस मुल्क की सूरत हाल को हम क्या नए हंगामों के और नए प्रैक्टिसेस के बेड़ चढ़ा दें, या ये कि कुछ मुल्क को अपने हालात पे खड़ा करके चलाएं। मैंने यही कहा कि इस पर मुशावरत हो सकती है, गुफ्तगू की जा सकती है, जो मुल्क के लिए मुफीद होगा वही फैसला। मौलाना फजलुर रहमान ने आज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। वो क्या कहते हैं खासतौर पे अदलिया की कॉन्डक्ट से मुतालिक, जरा वो भी आपके सामने रखते हैं। उस पर हम अवामी अदालत में भी गए, पब्लिक भी आई इस्लामाबाद में, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए और उससे अदल इंसाफ के लिए कहा। जानिबदारी का जो रवैया है उसको लोगों ने महसूस किया है। जमहूरियत में यही होता है कि अवाम अपनी राय देते हैं और उनको मौलाना ये समझते हैं कि जो एहतजाज उन्होंने अदलिया के बाहर किया था, ख़ासतौर पे अदालत उज़्मा के बाहर, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। बार ये जो टूट फूट जारी है इस वक्त पॉलिटिकल प्लेयर्स के माबैन, इससे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को या पॉलिटिकल प्लेयर्स को तो आने वाले दिनों में फ़ायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि वो डिवाइड एंड रूल का प्रिंसिपल अगर देखा जाए तो एक ख़ास ताकतवर हल्के हैं जो डिवाइड करके अपना इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। जब पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से बैठ के कंसेंसस डेवलप किया था तो उस वक्त एक तवाना कुव्वत बनकर सामने आए थे, लेकिन अब सूरत हाल फिर वहीं पर है जहां हम आज से 10, 15, 16 साल पहले थे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।